हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज की जो चैप्टर 1 की है और इसमें कई इंटरेस्टिंग सवाल सामने आएंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मिसलिनियस करने का मजा लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लेट एफ सच दैट आर टू आर डोमेन रियल नंबर को डोमेन बी रियल नंबर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 10x + 7। अब कह रहा है फाइंड द फंक्शन, एक फंक्शन फाइंड करो जो g है सच दैट आर टू आर, उसका भी डोमेन को डोमेन रियल नंबर है, सच दैट गॉफ या GOF इज इक्वल टू फॉग या FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर। अब देखिए ये जो बात लिखी है ना, अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं तो आप समझ जाते हैं ये जो फंक्शन फाइंड कराने की ये बात कर रहा है और ये साथ में कंडीशन दे दी है। तो ये कंडीशन तो होती है इनवर्स की, हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो उसका गॉफ फॉग अगर आइडेंटिटी फंक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स आ जाए, मतलब ये इसके लिए बात करें तो IX आता था और इसके लिए बात करें तो G वाले डोमेन में, दोनों का हिसाब किताब रियल नंबर का है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन हमको किस तरफ ले जाती है कि इसका इनवर्स निकालना है, दैट्स ऑल। समझिएगा मेरी बात, क्योंकि ये कंडीशन इन्होंने फिक्स कर दी है। तो यहां से हमको पता चलता है कि हमें इसका इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स निकालने के लिए क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट भी फॉग गॉफ लगा के इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जब डिस्कशन कर ही रहे हैं एट लेंथ तो क्यों ना हम पूरी बात सीख लें। तो पहले मैं इसको शो कर देता हूं 1 1, फिर शो कर देंगे ऑन टू और फिर इनवर्स निकाल देंगे। जरूरी नहीं 1 1 ऑन टू निकालना, क्योंकि फॉग गॉफ की डेफिनेशन से जब आप निकालते हैं इनवर्स तो काफी होता है ये दिखाने के लिए कि वो इनवर्टिबल फंक्शन है और इसका इनवर्स ये है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि इनवर्स 1 1 ऑन टू के लिए ही निकलता है, इसलिए फॉर 1 1 फंक्शन देखने के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो 1 1 के लिए हम लोग करते हैं लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, जहां पर x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं इसके डोमेन में, यानी रियल नंबर में। बहुत अच्छी बात। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। fx1 का मतलब इस फंक्शन से हो जाता है 10x1 + 7 और इसकी वैल्यू हो जाती है 10x2 + 7। अब +7 + 7 देखिए काट दीजिए, 10 से 10 भी कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो यहां से आप जानते ही हैं 1 1 फंक्शन के लिए अगर fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो 1 1 फंक्शन होता है। देयरफॉर fx इज 1 1। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस के लिए। तो ऑन टू फंक्शन का जैसे हम लोगों ने ब्रीफिंग देखी थी कि हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 10x + 7, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये लिखा y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब इसको पलट के लिख लीजिए x इज ए फंक्शन ऑफ y। ये सवालों में हम लोग कर चुके हैं पूरी बात। तो इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू y - 7/10। ये देखिए x इज ए फंक्शन ऑफ y और इसको आप आराम से कह सकते हैं fy एक फंक्शन हो गया, या इसको fy कहिए, या अब g निकालने की बात करेगा तो हम उसको gy भी कह देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है साहब, ये फंक्शन हमको मिल गया। अब ये इस केस के लिए यहां की बात करें, इसकी बात अगर हम कर रहे हैं अभी इतने की बात, तो यहां पर देखिए ये वैल्यू है x इज इक्वल टू y - 7/10। ये हमारे पास fx था, आपको याद दिलाते हुए ये fx हुआ करता था, ये इसकी डोमेन, ये कोडोमेन। डोमेन का मतलब समझ लीजिए इसके अंदर x की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इसके अंदर y की वैल्यूज पड़ी हैं, y की वैल्यू हुआ मतलब fx के बराबर। अब यहां पर y है y1 y2 y3, तो अब देखना ये है कि हर y के लिए इसकी प्री इमेज उपलब्ध है कि नहीं, तब बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के हिसाब से कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका प्री इमेज उपलब्ध ना हो। तो यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है क्योंकि दोनों रियल नंबर है, डोमेन को डोमेन। तो रियल नंबर यानी y अगर बिलोंग करता है किसी भी रियल नंबर को, तो फॉर एवरी रियल नंबर y देयर इज एन x। y का कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, x निकल आएगा आपका। देखिए तो यहां पे आप क्लियरली कह सकते हैं फॉर एवरी y which belongs to real number there is an x available in the domain। ठीक है साहब, अब ये डोमेन में है, दैट इसका मतलब क्या है, therefore fx is on to फंक्शन।
भाई सबके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई। अब ये 1 1 ऑन टू दोनों है तो fx इज इन्वर्टिबल, यानी इसका हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू दोनों है। जब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं यहां की, जब पहुंचे थे अब हम एक फंक्शन चूज कर लेते हैं इसके हिसाब से gy, और gy का नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, y माइनस, यहां पे लिख लो gy रियल नंबर से रियल नंबर, और gy का जो फंक्शन है उसे कह दीजिए y माइनस 7/10। ये जो कहानी इधर लिखी हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कि gy जो फंक्शन लिया है, अब फॉग ऑफ से ये आइडेंटिटी फंक्शन आता है कि नहीं। अगर ये आता है आइडेंटिटी फंक्शन तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं फॉग की, या गॉफ की कर लेते हैं पहले बात, किसी की कर लो, उसमें क्या है। तो g ऑफ f(x) ऐसे लिखते आए हो, और फिर इसको लिखते हो g ऑफ f ऑफ x। तो fx की वैल्यू रखोगे तो 10x + 7, ये fx की वैल्यू थी, देखिए ये आपने 10x + 7 पुट कर दी। अब आगे चलते हैं, यहाँ ये पूरी वैल्यू y की जगह आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे 10x + 7 - 7/10, और इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, 10 10 कट जाएगा, x आ जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन इन x है, और x क्या है, इसका डोमेन विच इज रियल नंबर, तो ये इसको आप IR भी कह सकते हैं, क्योंकि x क्या है, x डोमेन है f का, और f का डोमेन रियल नंबर है, इसलिए रियल नंबर कह सकते हैं। अब ये गॉफ हो गया, फॉग निकालने की बात है, तो यहां कोशिश करते हैं निकालने की। तो फॉग निकालते हैं, क्या वैल्यू होल्ड करता है, तो इसको लिख लियो f ऑफ g ऑफ x, ये वैल्यू हो गई f, और gx मतलब gx का मतलब gy भी समझ सकते हैं, वेरिएबल का कोई मतलब नहीं, तो इसको लिख सकते हो, या यहाँ पे gy लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। तो y माइनस 7/10, ये हम लोगों ने gx की वैल्यू डाल, ये gy लिख लो, तो ये हम लोगों ने y की वैल्यू डाल दी, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है साहब। अब ये बन गया, पूरा बन गया x, तो इस x की जगह हम लोग पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये। तो आइए, उसमें कौन सी बात है, 10 लिखते हैं, और 10 के साथ x था, तो x है y माइनस 7/10, और वहाँ है +7, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, y आ गया। तो y क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन इन y, और ये भी हो जाएगा IR, क्योंकि y भी हमारा जो है यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर की कहानी चल रही, डोमेन इसका g का रियल नंबर है। अब इससे आप ये कह सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जो गॉफ की वैल्यू है और जो फॉग की वैल्यू है वो IR आ रही है, तो बस हमारा ये फंक्शन देखिए मिल गया। क्या फंक्शन मिला, g, यही है, मैं दोबारा लिख रहा हूं लेकिन आप समझदार हैं, y माइनस 7/10, और ये कैसा है जी, रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक, तो ये दिस इज एन फंक्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। बस तो आपको मैंने एक एक चीज समझा दी कि क्यों हमने सोचा कि इनवर्स निकालें, कहां से बात पकड़ी और कैसे वर्मन दिखाया ऑन टू। आप चाहें तो, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, आप चाहें तो ये 1 1 ऑन टू जो यहां दिखाया जा रहा है इसको होल्ड कर सकते हैं और सारी चर्चा यहां से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉग ऑफ इक्वल टू आई दिखा देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल होता ही है, उसका इन्वर्स भी होता है, तो ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 3-4 मिनट हैं, आप दिखा देंगे तो अच्छी बात होगी। चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये वैसा ही सवाल है, एक बार एक्सरसाइज में हम लोग ऐसा सवाल कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में, तो लेकिन फिर भी सामने है तो उसको अच्छे से समझते हैं। लिखा है लेट f सच दैट, ये w जो लिखा हुआ है वो दिखाए सेट ऑफ होल नंबर्स, क्वेश्चन में किया है, हियर w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो f सच दैट w to w be defined as fn is equal to n-1 if n is odd and fn is equal to n+1 if n is even। अब ये सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, तो इट इज बेटर फॉर अस कि हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करें, f सच दैट w to w एक फंक्शन है, और फंक्शन है कैसा, fn इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं, और n-1 होगा जब n की वैल्यू हमारी n इज ऑड, और ये n+1 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
जब n हमारा इवन होगा, तो ज्यादा बेहतर पिक्चर क्लियर होती है हमारे सामने। ठीक है, ये फंक्शन लिख लिया। शो दैट f इज इन्वर्टेबल, अच्छा ये शो करना है कि f इन्वर्टेबल है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, और इनवर्स भी निकालना है हमको। तो इन्वर्टिबिलिटी के लिए 1 1 ऑन 2 फंक्शन दिखाना पड़ेगा हमको कि 1 1 ऑन 2 है। तो 1 1 फंक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज करिए इसमें 4 कंडीशंस हो सकती हैं। ये n और m दो वैल्यू लेते हैं, यहां पर जैसे आप लिखते हैं ना, लेट f x1, या n और m की बात चल रही है तो मैं इसको n और m में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होती x1 x2 में भी लिखने पर। अगर ये दोनों वैल्यू फंक्शंस की बराबर हैं तो उस केस में हमें n इज इक्वल टू m प्रूफ करना है फॉर 1 1 फंक्शंस। अब n और m आपस में ऑड इवन कितने प्रकार से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि n इवन हो और m, देखिए मैं यहां लिखता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, n हमारा इवन हो और m हमारा ऑड हो। एक तो ये सिचुएशन, दूसरा m हमारा ऑड हो और n हमारा, ये n लिखना चाहिए और यहां पर होना चाहिए m हमारा इवन हो। भाई एक इवन एक ऑड, ऐसा। उसके बाद n हमारा इवन हो और m भी हमारा इवन हो, एक तो ये सिचुएशन हुई। दूसरी n हमारा ऑड हो और m भी हमारा ऑड हो। अब देखिए साहब, पहली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को लेके अगर हम लोग चलते हैं कि n हमारा इवन है तो fn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इवन का मतलब हो गया n प्लस 1, इसकी जगह समझना m ऑड है, m ऑड मतलब इसमें आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी m माइनस 1, आप देख पा रहे हैं। और इससे वैल्यू निकलेगी m माइनस n इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए, अब यहां पर देखिए एक ऑड एक इवन है, तो ऑड में से इवन घटाएं और वैल्यू हमको इवन मिल जाए, 2 मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जब भी हम लोग, और ये कंडीशन यहां भी मीट आउट हो जाएगी, देखिए यहां पे भी कर लेते हैं, दोनों एक साथ समझते हैं। n ऑड है, n ऑड होने का मतलब है n माइनस 1, m इवन है, m इवन होने का मतलब है m प्लस 1। अब यहां पर अगर वैल्यू लेने जाएं तो फिर हमारी वैल्यू मिलती है n माइनस m इज इक्वल टू 2। इन दोनों में देखिए, दोनों में एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है, और ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस हमारा इवन नंबर नहीं आता है। जैसे कि 8 में से 5 घटाओ, ऑड हो गया इवन हो गया, 8 में से 5 घटाया 3 आया, ऑड आया, आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी नंबर ले लो, 14 में से 11 घटा दो 3 आ गया, 14 में से 5 घटा दो 9 आ गया। तो दो, अगर एक इवन एक ऑड है तो उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ऑड नंबर होता है। यहां 2 मिल रहा है तो दैट मीन्स दीज 2 सिचुएशंस आर इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकती। ये दोनों सिचुएशन रिजेक्शन में चली गई। क्यों? क्योंकि जो ये रिजल्ट दे रही हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी इन दोनों की बनी साहब, एन इवन, दोनों या तो एक साथ इवन हो या दोनों एक साथ ऑड हो। तो अगर दोनों एक साथ इवन हुए, इवन का मतलब ये, तो आप लिखोगे n प्लस 1 इक्वल टू m प्लस 1, और यहां से 1 1 कैंसिल कर दोगे, n बराबर m लिख दोगे। बड़ी सुंदर बात, तो 1 1 फंक्शन हो जाता है भाई। ये n बराबर 1 दिखने पर ये दोनों जो फंक्शन बराबर n बराबर m है तो 1 1 है। चौथी कंडीशन में ऑड की बात कर लेते हैं। तो ऑड की सिचुएशन में n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू m माइनस 1, क्योंकि दोनों ही ऑड थे, दोनों के लिए सेम। फिर माइनस वन कट गया और n बराबर m आ गया। इसके लिए फिर 1 1 हो गया, यानी कि हमारा ये फंक्शन 1 1 है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जबकि उस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन मैंने किया था, लेकिन लगे हाथ हमने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया, यानी ये फंक्शन m11 है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए, चलिए देखते हैं। तो फॉर ऑन टू फंक्शन, अब ऑन टू फंक्शन में देखिए, इसका हम लोग हमेशा जो फंक्शन निकालते रहे उसको उल्टा सोचते थे ना, y इज इक्वल टू fx रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली 99% केसेस में x इज इक्वल टू y के टर्म में निकालते हैं। तो इस फंक्शन का पलट फंक्शन सोचने की कोशिश कर लें। तो यहां पर अगर फंक्शन में इसको m ले लें बेटा, देखो m,
है ना। जैसे कि हम लोग y इक्वल टू एफ लेते थे ना, याद करो, यहाँ पे y इक्वल टू एफ लेते थे, फिर x की कोई वैल्यू होती थी। अब y एक्स वाई की जगह mn यूज कर रहे हैं, तो इस y की जगह हमने m लिख लिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इस सवाल को देखते हुए। अब यहाँ पर लिखा है n इज ऑड, अगर n ऑड है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इवन। भाई n अगर, देखिए n अगर हमारा ऑड नंबर है तो ऑड में से एक घटाओगे तो क्या मिलेगा, इवन ही तो मिलेगा। तो ये हमारा m क्या हो जाएगा, इवन। तो हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा कि m हमारा हो जाता है इवन जब हमारा n हमारा ऑड होता है। बात पकड़ में आ रही है। अब फिर इसी तरीके से जब हमारा n होता है इवन तो हमारा m क्या हो जाता है, ऑड। तो m होगा हमारा ऑड जब हमारा n होगा इवन। ये नीचे वाले से, क्योंकि समझ पा रहे होगे n मिला इस तरीके से, n है इवन तो इवन में एक जोड़ोगे तो ऑड बन जाएगा, तो m हमारा ऑड हो गया। ये सिचुएशन हमारी बन गई। अब यहां पर देखिए, अगर आप जो फंक्शन बनाने चले हैं, नई तरीके से बात करने लगे हम लोग कि ये n है और ये m है और ये फंक्शन मैपिंग में क्या है, fn, यही तो है साहब। अब यहां पर m पे अगर ये जो नंबर्स रखे हुए हैं, भरे हुए हैं, ये होल नंबर्स हैं। देखिए कहा सेट ऑफ होल नंबर्स, ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, होल नंबर्स, दोनों के दोनों। होल नंबर का मतलब होता है जीरो से स्टार्ट कर लीजिए, होल नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर, जीरो भी हमारा इवन नंबर होता है, 2 से डिविजिबल होता है क्योंकि। तो कोई भी इवन नंबर अगर ले लोगे, इवन नंबर 0 2 और फिर आ जाएगा यहाँ 4, तो उसके लिए यहां पर देखो उस m के लिए जो कि इवन है, हमारा ऑड यहां उपलब्ध है, क्योंकि यहां भी हमारे सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। तो यहां अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, अगर m का स्ट्रक्चर हमारा 2r+1 टाइप है, 2r+1 का मतलब क्या है, जहां r बिलोंग्स टू, बात करें अगर होल नंबर कर दें, 0 1 2 3 से शुरू कर दें अगर हम लोग, तो r बिलोंग्स टू होल नंबर कर देते हैं। तो r अगर होल नंबर है, इसके हिसाब से लिख रहा हूं, या इंटीजर से होल नंबर ही लेके चलते हैं इस केस में, तो यहां पर वैल्यू की 0 जब पुट करोगे तो 1 आ जाएगी। फिर आप r की वैल्यू पुट करोगे 2, तो ये आ जाएगा कितना, 2 प्लस 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से, तो ये ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर के लिए, m के लिए ऑड नंबर जो है हमारे लिए n इवन उपलब्ध है। यहाँ n इवन है, यहाँ पर भरे हुए हैं। और जब हमारा ये m किस स्ट्रक्चर का होगा, 2r के फॉर्म का होगा, यानी कि हमारा इवन नंबर के फॉर्म का होगा, तो हमारा m जो है वो ऑड भी उपलब्ध है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट, ये मैंने नए तरीके से आपको बताया है, एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन ये जो है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन या फॉर एवरी एलिमेंट m ऑफ कोडोमेन, देयर इज an n available in domain, होल नंबर। तो इससे क्या हो जाता है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन बन जाता है। अब ये ऑन टू फंक्शन बन गया तो हमारा जो फंक्शन टोटल था fn इज 1 1 ऑन टू, तो हम शो कर सकते हैं दैट देयरफॉर fn इज इनवर्टेबल। ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, इनवर्टेबल फंक्शन हो गया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमको g एक ऐसा फंक्शन चाहिए, इसी का पलट, जिसको हम दिखा पाए कि इसका इनवर्स है, क्योंकि फाइंड द इनवर्स लिखा हुआ है। तो इसका पलट जो हम लोग बात कर रहे थे, यही लिखना पड़ेगा अब हमको। अब देखिए, इस फंक्शन को पकड़ने के लिए आप एक फंक्शन ले लीजिए fm, और इसको लिखना चाहें तो g लिख दो, कहां से कहां तक, होल नंबर टू होल नंबर। और g को डिफाइन कैसे कर देते हैं, g इज ए फंक्शन ऑफ n लिखा था, उसको m ले लो। और आप जानते थे कि जो अगर हमारा n था यहां पर ऑड, तो हमारा m इवन था, तो ये इवन आना चाहिए। तो इवन के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, देखिए इवन के लिए, इसके लिए m, इस केस के लिए जब n इवन था तो m कितना था, m इज इक्वल टू n+1 था। ध्यान से देखना, n जब इवन था तो ये इसके बराबर था ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की, n आ जाएगी m-1।
n इवन है तो m माइनस वन, तो n अगर इवन है, इफ n इज इवन, तो फंक्शन हो जाएगा m माइनस वन। यहां से निकाला है, देखो कुछ भी नहीं किया है। और n अगर ऑड है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दो, कौन सी बड़ी बात। तो n कितना आ जाएगा, m प्लस वन। तो इसको लिख दो m प्लस वन, क्या है, जब n ऑड है। ये देखिए फंक्शन हमारे सामने आ चुका है। अब इस फंक्शन को ये प्रूफ करना है कि ये इनवर्स है, तो गॉस फॉग आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। ये सब में शो करते हैं, इसमें भी शो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं गॉस फंक्शन, जैसे करते आए हैं अभी तक, कोई भी स्पेशल चीज नहीं है। g ऑफ एफ एक्स की जगह हम लोग n लेके चलेंगे, x ही लेते तो ज्यादा और आपको आसान लग सकता था। एनीवे g एफ एन लेके चलते हैं। अब g इज ए फंक्शन। अब बात पकड़ते हैं गॉफ में n की वैल्यू n पुट करनी होगी, n की एफ एन की वैल्यू। तो एफ एन ऑड और इवन यहाँ केसेस बन जाएंगे कि कब ये ऑड है कब ये इवन है। तो एक बार ऑड मानो फिर सवाल करो, एक बार इवन मानो फिर सवाल करो, फिर लगाते बनेगा। तो पहली सिचुएशन में हम लोग लेके चलते हैं, इसके लिए n इज ऑड। अभी यहाँ क्लीन करना पड़ जाएगा, जगह कम पड़ गई ये लगता है, और इवन के लिए भी दिखा लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अब n हमारा ऑड था तो g आपने लगाया, और fn क्या आ जाएगा, n हमारा था ऑड, तो n माइनस वन हो जाएगा बेटा। अब देखिए n इज ऑड है हमारा, तो n ऑड है तो g n माइनस वन आ गया। अब यहां पर आइए, तो जब हमारा n ऑड होता है तो उसके लिए m प्लस वन लगाते हैं फंक्शन में। तो बेटा यहां देखिए कि n जब हमारा ऑड था g n माइनस वन आ गया, n हमारा ऑड है तो m प्लस वन रहता है, और ये पूरा m है तो इसको लिखो m प्लस वन। ये देखिए n फंक्शन आ गया, जो आपने डाला था वही यहां निकल आए। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है i इन द होल नंबर। अब दूसरे में बात करते हैं फॉग के लिए, तो फॉग ऑफ m ले लो या n ही ले लो, क्योंकि इसी अभी तो गॉफ किया ना, फॉग की बात करेंगे n जब ऑड है। तो n अगर ऑड है, और इसकी चर्चा हम करेंगे, तो n जब ऑड होगा तो m क्या होगा, इवन होगा। यहां से हम जानते थे n जब ऑड होगा तो m हमारा इवन हो जाएगा। तो इस केस के लिए m इवन है। पकड़ पा रहे हो बेटा, नहीं, ये क्या बन गया है, m ऑड होने का मतलब ही है कि m हमारा इवन है। अगर m हमारा इवन है तो ठीक है, बात आगे चलते हैं, एफ ओ जी लगाते हैं। और m के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने फंक्शन बनाया नहीं है, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। हम इसी को लेके चलेंगे कि n ऑड है। n ऑड होने का मतलब m प्लस वन लगाना। तो यहां पर g फंक्शन में आपने m प्लस वन लगा दिया, तो ये वैल्यू आ गई m प्लस वन, f ऑफ m प्लस वन। अब यहां पर n जब हमारा ऑड था, ऑड, तो n माइनस वन लगता था, तो यहां लगा दो n माइनस वन। तो देखो m वैल्यू निकले विच इज अगेन द होल नंबर। तो ये हमारा गॉफ हमारा आइडेंटिटी फंक्शन शो हो गया। अब फॉग की चर्चा करनी है। अब फॉग यहां मैं क्लीन करूंगा, यहां करूंगा। अब देखिए बात गॉफ तो ट्रू साबित हो गया, फॉग के लिए चलते हैं। तो फॉग के लिए ले लो एफ ओ जी, और यहां मान लो m डाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ m। वहां पर हमने लिया था n ऑड, अब यहां ले लो n हमारा इवन है। n क्या है, इवन नंबर, यही दो नंबर हो सकते हैं। तो n जब इवन होगा तो gm फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, n जब इवन होगा तो m माइनस वन बिहेव करेगा। तो इसको लिख दो m माइनस वन। अब n जब इवन है तो फंक्शन fn कैसे बिहेव करेगा, तो n इवन है तो n प्लस वन करेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा n प्लस वन। तो m फंक्शन देखो आ गया यहाँ पे, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है। होल नंबर में जो वैल्यू आपने डाली थी वही हाथ में आ रही है, तो ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसी तरीके से आप लीजिए इसका गॉफ, तो गॉफ ले लेंगे, सपोज करिए n ले लेते हैं इसकी डोमेन की बात करते हुए, तो g ऑफ f ऑफ n। अब यहां पर n है इवन, तो n अगर इवन है तो n प्लस वन चला जाएगा, ये n प्लस वन आ गया। अब n हमारा इवन है तो ये इसके अंतर्गत क्या होगा, n इवन है m माइनस वन, तो इसको लिख दो n माइनस वन विच इज इक्वल टू n। ये आइडेंटिटी फंक्शन अगेन हो गया होल नंबर के नीचे। तो आपने यहाँ पे देखा गॉफ फॉर GOF या FOG की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन इन होल नंबर
निकल रही है। और इससे साबित होता है कि जो फंक्शन है ये इनवर्स है। ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, तो इस फंक्शन को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ये इसका इनवर्स आ जाएगा। ये जो वैल्यू लिखी हुई है कि gm इज इक्वल टू m-1 n इज इवन और gm m+1 when n इज ऑड। अब ये m के कॉन्टेक्स्ट में n आ रहा है, ये फालतू सा लग रहा है क्योंकि इसमें तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। m के ही फॉर्म में लिख देना चाहिए था हमको। तो m के फॉर्म में अगर लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहां पर क्या लिख दीजिएगा, gm फंक्शन, और हमको मालूम था कि जब n इवन था तो m ऑड था। यहां से पता था ना, n इवन है तो m ऑड है, तो यहां लिख दो m इज ऑड। और यहां पे आ जाओ m+1, और यहां पे था n ऑड, तो n जब ऑड था तो m इवन था। ये सब चेक कर चुके हैं, तो m इज इवन बन गया फंक्शन। अब क्यों ऐसा बनाया बेटा? इसलिए बनाया कि जब m की ही बात हो रही तो फालतू में n को क्यों दिखाएं, n तो किसी और वेरिएबल को शो करने लगेगा। तो दिस इज अ फंक्शन, और इस फंक्शन को ये इनवर्स है, और सारी बात जो इन्होंने बोली थी वो हम लोगों ने निकाल ली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है, हो जाएगा। पूरी चीज एक्सप्लेन कर दी, किसी भी तरीके से सवाल से आप खेल सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और 3 बहुत ही सरल सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ फंक्शन डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है इज डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड f ऑफ f, यानी f ऑफ द फंक्शन ऑफ f। तो लिख लो f ऑफ x। अब यहां पे f लिखेंगे और fx की जगह ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे, x² - 3x + 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां पर देखिए x था वहां पर x की जगह ये पूरा x हो गया है इस समय, तो x की जगह इसको रिप्लेस करना होगा, यानी x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर पूरी x की जगह आ गया है, -3 और पूरी x की जगह ये वैल्यू आ गई 3x + 2। इसी का आंसर निकाल लीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। आप जानते हैं ये a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, याद दिला देता हूं फिर भी आपको। a + b को एक ब्रैकेट में लेके c कर लो और लगा दो a + b का स्क्वायर, तो a² + b² + 2a + b × c। फिर लगा दो तो a² + b² + 2ab + c² + 2ac + 2bc। मतलब फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने कर डाला, आपको याद होना चाहिए और होगा भी। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc। तो चलिए साहब, तो a² यानी x की पावर 4 + b² 9x² + c² मतलब 4। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस साइन के साथ लोगे तो -3x³ आ जाएगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट -2 12, अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट था 2 लेते हुए, तो ये 6 आएगा बेटा, 2ab है ना। अब यहां आ जाओ तो 2 इसका वाला ले लेते हैं प्रोडक्ट, तो 6 और 12 आ गया 12x, और फिर इन दोनों का ले लेते हैं +4x²। उस फॉर्मूले से खोल दीजिएगा, कोई 2ab करते हुए और +++ करते हुए, तो ये -3x², इसको मल्टीप्लाई कर लो, +9x - 6 + 2, ये वैल्यू बन गई। अब एडजस्टमेंट करते हैं, x की पावर 4 आगे है नहीं, ग्रेटेस्ट पावर है। उसके बाद क्यूब का देखते हैं हालचाल, तो केवल क्यूब यहाँ मिल रहा है। इसके बाद स्क्वायर में देखते हैं, तो स्क्वायर के टर्म ये हैं हमारे पास, ये हैं और ये भी हैं, तो ये कुछ हमारे पास ये केवल 3x आएगा, ये आ गया 3x², ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ रही होगी। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 4 में से 1 गया 1, और इसमें जोड़ दोगे तो आ जाएगा 10x²। ठीक है, आगे वाले कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है +4। आगे चल कांस्टेंट की जगह अभी x वाला बचा है, तो -12x और 9x, ये वैल्यू देखिए, और इसमें से वैल्यू आती है -3x, कांस्टेंट टर्म में +4। अब +4 के बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आ जाएगी -4, यानी +4 - 4 0। ये आपका फाइनल आंसर है और यही इस सवाल का आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर
3 को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग, और देखिए 4 भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। बोलता है शो दैट द फंक्शन f रियल नंबर टू जो को डोमेन है वो बता रहा है x बिलोंग्स टू r -1 से 1 के बीच में x की वैल्यू। ये इसका को डोमेन लिखा हुआ है और इसका डोमेन लिखा हुआ है। डिफाइंड बाई f इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये डोमेन है यहाँ का। इस 1 है ऑन टू फंक्शन है। तो फॉर 1 चेक करते हैं, हमें 1 ऑन टू दोनों ही दिखाना है। 1 के लिए हम लोग के पास इस x के लिए जो वैल्यूज आने वाली हैं वो कैसी आएंगी। देखिए पहले जो करने का तरीका क्या था, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), जहां पर x1 x2 बिलोंग कर रहा है इसके डोमेन में यानी रियल नंबर में। अब जो x1 x2 है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसके केसेस बन जाएंगे। सपोज करिए x1 मैं ऐसे लिख देता हूं कि पॉजिटिव है और x2 निगेटिव है। दूसरी बार x1 हमारा निगेटिव है और x2 हमारा पॉजिटिव है। इसके बाद दो केसेस और जो बनेंगे कि x1 भी हमारा पॉजिटिव है और x2 भी हमारा पॉजिटिव है, या x1 हमारा निगेटिव है और साथ में x2 भी हमारा निगेटिव है। ये 4 केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस नहीं होगा। इन दोनों के लिए चर्चा करें अगर, तो x1 निगेटिव और x2 पॉजिटिव, x1 पॉजिटिव और x2 निगेटिव। तो x1 अगर पॉजिटिव इन नेचर है तो इसके लिए क्या लगाओगे, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी x1 अपॉन 1 प्लस x1। बात समझना बेटा, आपको ये मालूम होगा मॉडुलस फंक्शन की कहानी, कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, fx नहीं लिख रहा हूं इससे ना कंफ्यूज कर जाओ, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है तो x लिखते हो, और x की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो -x लिखते हो। तो यहां पर क्योंकि x1 पॉजिटिव था तो उसके लिए मॉडुलस ऑफ x1 पॉजिटिव है, तो उसके लिए ये x आ जाएगा सिंपली। तो x अपॉन x1 अपॉन 1 प्लस x1 लिख दिया। अब ये वैल्यू जब x2 निगेटिव है तो ये वैल्यू आ जाएगी x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्यों 1 माइनस x2 यहां पर, क्योंकि आप मॉडुलस ऑफ x2 लिखेंगे ना यहां पर, और x2 आपने बोला निगेटिव है, तो अगर x2 निगेटिव है तो ये किस भी मॉडुलस किसके बराबर होना चाहिए, -x2 के बराबर है। इस वजह से -x2 लिखा है। उम्मीद है बात पकड़ ली होंगे आप। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ये जो रिजल्ट है ये पॉसिबल भी है क्या। लेट्स सी। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। और आगे चलते हैं हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर आ जाएगा, इसको इधर ले लो तो आ जाएगी वैल्यू x1 माइनस x2, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 2x1 इंटू x2। बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहां पर ये जो x1 पॉजिटिव है और x2 निगेटिव है, ये प्लस का नंबर है और ये x2 हमारा निगेटिव नंबर है। तो x1 माइनस x2 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव में से निगेटिव अगर आप घटाने जाएंगे, 2 में से -3 घटाएंगे तो प्लस ही तो मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट दे रहा है यहां पर x1 माइनस x2, ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि x1 पॉजिटिव है और x2 निगेटिव है। एक पॉजिटिव नंबर में से 4 में से आप -3 घटाओ तो ये ग्रेटर देन 0 ही तो आएगा। समझ पाया आप। अब यहां पर ये बात तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये समझ में आती है, और यहां देखिए आप, एक नंबर पॉजिटिव है पहला वाला और दूसरा नंबर निगेटिव है अकॉर्डिंग टू दिस केस। तो पॉजिटिव और निगेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो निगेटिव होता है, तो ये 2x1 x2 कैसा चला जाएगा, निगेटिव यानी लेस देन 0। लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 0, राइट हैंड साइड लेस देन 0। दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई बराबर कैसे हो सकते हैं फिर, तो ये सिचुएशन इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग मान के चले हैं ये केस, दिस केस इज नॉट वैलिड। मैंने पूरा आपको बताया अच्छे से। यही सेम लॉजिक जब आप इसमें लगाओगे, लगाने का मतलब है जब सेम लगाओगे तो इसको लिखोगे x1 1 माइनस x1, x2 1 प्लस x2, क्योंकि यहां पर x1 निगेटिव और x2 पॉजिटिव है।
उसी हिसाब से लिख रहा हूँ, समझा चुका हूँ ऊपर वाले में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x2 माइनस x1 x2 बन जाएगी, और यहाँ फिर से आप जब जाएंगे सिचुएशन होल्ड करने तो वैल्यू बनेगी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2x1 x2, और सेम लॉजिक लग जाएगा। देखिए x2 पॉजिटिव x1 निगेटिव है, पॉजिटिव में से निगेटिव घटा रहे हो तो ये x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 होगा, और ये जो नंबर है ये लेस देन 0 होगा। दोनों बराबर नहीं है तो ये सिचुएशन भी इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों सिचुएशंस रिजेक्ट हो गई। आप समझ पा रहे होंगे क्या लॉजिक दिया गया है। अब ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अब ये सिचुएशंस होंगी, देखिए जिसका क्या मतलब है, दोनों पॉजिटिव हैं तो x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। ये वैल्यू बन गई यहाँ पर। अब यहाँ पर ये x1 x2 तो कट गया और x1 बराबर x2 आ गया, जिसका मतलब है कि ये 1 फंक्शन है। केस नंबर 4, यहां भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि दोनों निगेटिव हैं। मॉडुलस फंक्शन में निगेटिव वैल्यू माइनस एक्स से आ जाएगी। x1 और x2 पॉजिटिव थे तो मुझे यहां पर प्लस रखना चाहिए था। अब इसको मैं उल्टा कर देता हूं, यानी दोनों को निगेटिव कर देता हूं और यहां दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब x1 x2 पॉजिटिव है तो यहां पर वैल्यू लेंगे x1 अपॉन 1 प्लस x1, यहां लोगे x2 अपॉन 1 प्लस x2। ठीक है साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, x1 प्लस x1 x2, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई मारा x2 प्लस x2 x1, ये दोनों कट गए। यहां से भी आ गया हमारा x1 इज इक्वल टू x2 जो कि 1 है। तो 4 केसेस बनते थे, शुरू के 2 इम्पॉसिबल थे और जो 2 पॉसिबल केसेस आए उसमें 1 फंक्शन दिख रहा है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। तो 1 हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब बारी आती है ऑन टू फंक्शन के लिए, तो ऑन टू का जिक्र करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये शायद हटाना पड़ेगा, तो मैं इतना हटाता हूं और फिर आगे करने की कोशिश करता हूं। तो बेटा आगे की कोशिश में हमारा 2 ही केस है, या तो x1 x2 पॉजिटिव या x1 x2 नेगेटिव वाला केस आता है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग चलते हैं और पहले केस लेना पड़ेगा कि जब हमारा x निगेटिव हो। अब इस फंक्शन से आप देखिए पहचानिए, ये फंक्शन ऐसे आपको दिया गया है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यानी जब हमारा x निगेटिव है, x निगेटिव मॉडुलस है, x निगेटिव है तो ये तो साइन चेंज करेगा ना, ऊपर वाला चेंज कर रहा है, तो उस समय y भी निगेटिव होगा। भाई x के वैल्यू निगेटिव डालोगे तो y निगेटिव आ जाएगा, और इसी तरीके से x अगर पॉजिटिव डालोगे तो हमारा y भी पॉजिटिव इन नेचर आ जाएगा। x अगर पॉजिटिव है y पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन दोनों के लिए जैसे हम ऑन टू दिखाते थे, y अभी फंक्शन दिया y इन टर्म्स ऑफ x, अब x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे हम लोग। तो पहले वाला केस लेते हैं, ये 2 केस बन गए ना। तो पहला केस ले लो, व्हेन x इज निगेटिव सपोज करिए, और उसी के साथ क्या हो जाएगा, y इज ऑल्सो निगेटिव, यानी x निगेटिव है तो y भी निगेटिव होगा। अब बात लेके चलते हैं। अब यहां पर इसको लिखिए y इज इक्वल टू x अपॉन x निगेटिव था तो 1 माइनस x हो जाएगा। भाई x निगेटिव है ना, मॉडुलस फंक्शन का भी जिक्र किया था। अब यहां पे x ये क्या बना, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू x। तो x के टर्म में निकालना है तो y इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई, और फिर इससे वैल्यू x कॉमन ले लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y अपॉन 1 प्लस वाई आ गई वैल्यू। बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है, यहां पर आपने देखा था कि x निगेटिव है तो y भी निगेटिव है, तो y निगेटिव है लेकिन -1 और 1 के बीच ही है, मतलब -1 और 0 के बीच ही है। बीच का मतलब -1 नहीं होगा लेकिन 0 हो सकता है। 0 भी छोड़ दो, निगेटिव कह रहे हैं ना यार, तो 0 क्यों होगा, 0 से कम वाली वैल्यू होगी। तो फॉर एवरी y, इस फंक्शन को पहचानो, यहां लिख देता हूं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दी कोडोमेन, एवरी y बिलोंग्स टू दी कोडोमेन, कोडोमेन x is available, x is available इन डोमेन। आप समझ गए होंगे मेरी बात। y की कोई भी वैल्यू रख दो, -1 और 1 के बीच में निगेटिव वैल्यू, -1 नहीं हो सकती, -1 रखोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, वो तो मना भी किया है।
तो उसके लिए x हमारा निकल ही आएगा, तो x निकल ही आएगा तो x अवेलेबल है। अब ले लो दूसरा केस क्या, व्हेन x पॉजिटिव, तो हम जानते हैं y भी पॉजिटिव होगा, लिख लो समझ लो अच्छी बात। तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू तो x ही निकल आएगी। अब यहां से चर्चा कर लो, तो y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू x, और यहां से वैल्यू लोगे तो y इज इक्वल टू x कॉमन लिया 1 माइनस वाई आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये फंक्शन बन गया। अब यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि y की किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, y जो को डोमेन है पॉजिटिव का मतलब -1 और 1 के बीच की बात चल रही है, y की कोई भी वैल्यू रख दोगे जो -1 और 1 के बीच है, उसमें -1 1 के बीच पॉजिटिव वैल्यू रख दोगे तो x हमारा अवेलेबल है। तो यही आर्गुमेंट यहां लगा दो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द कोडोमेन देयर इज एन x अवेलेबल, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, हर y के लिए x अवेलेबल है। तो ये पूरा डिस्कशन मैंने कर दिया और अच्छे से कर दिया, उम्मीद है आप छोटी छोटी बात पकड़ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और बहुत ही आसान सवाल है ये। इसमें प्रूफ करना है कि बताना है, शो दैट द फंक्शन f डोमेन रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब आपको मालूम है कि ये 1 फंक्शन का जिक्र कर रहा है या उसको प्रूफ करने की बात कर रहा है। कैसे प्रूफ करते थे हम लोग, 1 फंक्शन को लेट कर लेते थे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), और f(x1) x1 x2 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इसके डोमेन में। डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर बिलोंग करना चाहिए। अब इससे अगर हम ये साबित कर पाएं, प्रूफ कर पाएं कि x1 इक्वल टू x2 है, तो हम कह देंगे ये 1 फंक्शन है। तो चलिए साहब, f(x1) का मतलब हो गया x1 क्यूब, और f(x2) का मतलब हो गया x2 क्यूब। अगर x1 क्यूब और x2 क्यूब इक्वल हैं तो x1 x2 भी इक्वल होंगे, और इससे क्लेरिफाई हो जाता है कि f(x) इज 1 फंक्शन। ये जरा सा सवाल था, 1 या आप इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब वही है 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी दम नहीं था, बड़ा आसान सवाल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और 6 में देखिए क्या बोला है। बोला है गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फंक्शंस f, नेचुरल नंबर 2 इंटीजर्स की बात कर रहा है, जैसा नॉर्मली n और z को रिप्रेजेंट करते हैं, और g एक फंक्शन है जो इंटीजर टू इंटीजर है, डोमेन और कोडोमेन, सच दैट g of f यानी गॉफ इज इंजेक्टिव यानी 1 बट g इज नॉट इंजेक्टिव यानी g 1 नहीं है। तो जो g of f है वो 1 है। तो देखते हैं g of f का मतलब, g of f का मतलब g of f x ले लो, g of f of x, ये मतलब रहा, g रखा, fx की वैल्यू थी x, आप gx रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ x। ठीक है साहब, तो ये गॉफ फंक्शन हमारा क्या मिला, मॉडुलस ऑफ x मिला। देख रहे हैं, गॉफ इज इंजेक्टिव। अभी जो फंक्शन हमारा मॉडल गॉफ फंक्शन मिल रहा है, वो मिल रहा है हमको मॉडुलस ऑफ x, और ये जो मॉडुलस ऑफ x है ये इंजेक्टिव फंक्शन है इन दिस डोमेन। आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए गॉफ निकाला, ये मॉडुलस फंक्शन आ गया। एक चीज का भ्रम आपको हो सकता है कि सर ये इसकी गॉफ की वैल्यू, मतलब मैं लिख देता हूं ये मॉडुलस ऑफ x है साहब, और दूसरा जो gx है सर ये भी तो मॉडुलस ऑफ x है। तो अभी आप कहने वाले हैं कि गॉफ इंजेक्टिव है जो मॉडुलस ऑफ x, और gx हमारा इंजेक्टिव नहीं है तो दोनों एक ही नहीं। यहां ध्यान क्या देना है कि इस फंक्शन की जो कहानी है गॉफ की, इसका डोमेन f का डोमेन होगा यानी नेचुरल नंबर, यानी x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, ध्यान देना, और को डोमेन z है, और इसका जो x है डोमेन वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। ये फर्क हो गया है, ध्यान दीजिएगा। और इसका को डोमेन बात की बात है, दोनों का इंटीजर, दोनों का z है। लिख देता हूं चलो समझने के लिए। तो ये को डोमेन इसका भी z, इसका भी z। बात पकड़ में आ रही है। अब देखिए, जब भी आप नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो पहले केस में मैं दिखा देता हूं। अब इसको आप चाहें ना तो इसको 1 1 दिखाने के लिए वो जो प्रोसेस है उसको भी यूज कर सकते हैं। लेट कर लो
एफ एक्स, लेट ये जो फंक्शन है इसको लिख दो लेट जी ओ एफ गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2। ठीक है बच्चों, और जहां x1 x2 किसको बिलोंग करने का बोला जा रहा है, डोमेन, यानी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6। बहुत सुंदर बात। अब यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, ये तो आपने शो किया है। अब यहां पर क्योंकि x1 x2 नेचुरल नंबर है इसलिए ये x1 x2 बराबर होने चाहिए, तो ये फंक्शन बन जाएगा 1 1 फंक्शन, गॉफ इज 1 1। बहुत सुंदर बात। लेकिन gx की बात की जाए अगर, तो सेकंड केस के लिए लेट कर लो gx1 इज इक्वल टू gx2, है ना, और x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, यहां ध्यान दीजिए बहुत तरीके से। इंटीजर्स को, इंटीजर क्या होता है, -3 -2, इधर भी -1 0 1 2, यानी प्लस माइनस दोनों नंबर हो सकते हैं। ये नेचुरल नंबर था तो 1 2 3 एंड सो ऑन था। पकड़ में आ रही बात। अब यहां पर आप लिखोगे तो लिखोगे मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2। अब इससे ये थोड़ी कह सकते हो कि x1 बराबर x2, क्योंकि यहां तो नंबर प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये -2 हो और ये 2 हो, तब क्या -2 और 2 बराबर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? तो ये x1 इज इक्वल टू x2 नहीं होगा, जबकि यहां होगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, जबकि ये इंजेक्टिव है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं, जो मैंने एक कोशिश की कि पूरी तरीके से आपको समझा दूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये डोमेन कोडोमेन, एंड g एक फंक्शन है डोमेन टू कोडोमेन सच दैट गॉफ इज ऑन टू, gf इज ऑन टू एंड f इज नॉट ऑन टू। दो फंक्शंस पकड़ लिए, f सच दैट f इज इक्वल टू x प्लस 1 नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, g नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और gx को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, x की वैल्यू 1 है तो ये 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1 है। अब पहली बात दिखाते हैं हम लोग, पहले शो कर लेते हैं कि f हमारा ऑन टू नहीं है। तो इसको अगर मैं पहले दिखाऊं कि f इज नॉट ऑन टू, कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन दिया था हमारे सामने, अभी y बिलोंग करेगा कोडोमेन को, तो कोडोमेन में हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हम y को इफ वी टेक y इज इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कोडोमेन को बिलोंग करता है, ये n लिखा हुआ है, तो हम क्या कह देंगे 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, y की जगह 1 पुट कर दिया, और यहां x की वैल्यू कितनी निकल आई, 0। तो ये 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये डोमेन में नहीं है। तो इस केस में फंक्शन के लिए 1 को डोमेन में तो है, लेकिन इसका कोई प्री इमेज यहां पे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो दिस फंक्शन इज f इज नॉट 1 1, नॉट ऑन टू। 1 1 कहां आ गया, नॉट ऑन टू। बात समझ में आई होगी कि 1 के लिए कोई इमेज उपलब्ध नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। अब बात करते हैं गॉफ फंक्शन की। तो बच्चों बात करते हैं गॉफ फंक्शन के लिए कि गॉफ फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं। तो g(f) लेते हैं, जिसे आप लिखोगे g ऑफ f ऑफ x, और fx की जगह आप x क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, क्योंकि x f के डोमेन में होना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो g लिखो और fx की जगह x प्लस 1 लिख देंगे। अब gx प्लस 1, अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू लगाओगे, क्योंकि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, तो ये 1 होगा ही होगा। तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, कम से कम 2, यानी ऊपर वाली वैल्यू में चला जाएगा। तो इसको लिखोगे आप, इसको लिखोगे x प्लस 1 और -1, तो वैल्यू आ जाएगी x। तो अब देखिए यहां पर हर हमारे जो डोमेन था वही हमारा इसका कोडोमेन निकल आया, तो हमारा हर x के लिए x तो उपलब्ध है ही, तो ये ऑन टू फंक्शन है। समझाएंगे कैसे आपको थोड़ा सा, और जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। नेचुरल नंबर, ये x बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर को, ये मैपिंग थी गॉफ की, ये जो गॉफ किया है इस x के लिए यहां x मिल रहा है। अब
यहां पे ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर ये x कोडोमेन में है तो उसके लिए यहां पर x मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि x हमारा नेचुरल नंबर है, तो इस x के लिए हमें x मिल ही जाएगा। और इस तरह ये ऑन टू फंक्शन है। फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। देखिए 8 में क्या बोला हुआ है। 8 में कहा है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x कंसीडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। पावर सेट जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ रखा था। डिफाइन ए रिलेशन r इन px एज फॉलोज फॉर सबसेट्स a एंड b। जो px के सबसेट्स हैं वो a आर बी रिलेटेड तब होंगे इफ एंड ओनली इफ a इज ए सबसेट ऑफ b। अगर a हमारा b का सबसेट है तो वो रिलेटेड होंगे, रिलेशनशिप में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इज r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px। हमारा जो रिलेशन है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है px में। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमको ये मालूम है सिंस एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने का तो सबसेट होता ही है, यानी A इज ए सबसेट ऑफ A एंड B इज ए सबसेट ऑफ B। तो उस सिचुएशन में A आर ए होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि रिलेशनशिप तब वैलिड है जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो। तो अपना खुद का सबसेट होता ही है, तो A आर ए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू PX। तो R हमारा रिफ्लेक्सिव इन नेचर हो गया। फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं कि अगर A हमारा रिलेशनशिप में है B के साथ, तो हमारा B भी रिलेशनशिप में होना चाहिए A के साथ, तो हम कह पाएंगे ये सिमेट्रिक है। अगर ऐसा होता है तो, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर अगर A रिलेशनशिप B में, तो इसका मतलब है A इज ए सबसेट ऑफ B, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता B इज ए सबसेट ऑफ A। A इज ए सबसेट ऑफ B कहीं से ये शो नहीं कर सकता है B इज ए सबसेट ऑफ A। तो यहां पर ये इंप्लाई नहीं करता कि B इज ए सबसेट ऑफ A। इसकी वजह से ये रिलेशनशिप को आप नहीं कह सकते, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये होता तो ये कह पाते। तो B इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इफ A आर B एंड B आर A, B आर C, तो A आर B का मतलब है A इज ए सबसेट ऑफ B, B आर C का मतलब है B इज ए सबसेट ऑफ C। अब A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो A C का सबसेट होगा ही होगा, और इसको लिख सकते हो A आर C। तो यहां पर ये इंप्लाई कर जा रहा है A आर C को, दिस इज वैलिड हियर। तो ये ट्रांजिटिव इन नेचर है। अब यहां पर क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। इसकी वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं है, क्योंकि तीनों होते तो बोलते इक्विवेलेंस रिलेशन है, तीनों वैलिड नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट, ई नॉन है, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट X, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट Px, कार्टेशियन प्रोडक्ट Px के साथ, ये डोमेन और ये इसका हो गया कोडोमेन। ठीक है साहब, आगे चलते हैं हम लोग। गिवन बाई A स्टार B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B फॉर ऑल या ईच AB बिलोंग्स टू PX, वेयर PX इज द पावर सेट ऑफ X। PX क्या है? पावर सेट ऑफ X है। शो दैट X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, X हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन, एंड X इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन PX विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार या बाइनरी ऑपरेशन। तो आपको हमें मालूम ही है कि जब हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हम लोग A स्टार E कर दें तो उसका रिजल्ट आना चाहिए A, और इसी तरह E स्टार A कर दें तो भी रिजल्ट आना चाहिए A। तो इसको बोलते हैं ये आइडेंटिटी है इसकी, कि कोई भी एलिमेंट इसके साथ ऑपरेशन में जाएगा तो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है वो। ठीक है साहब, तो यहां पर देखिए, अच्छा इसको समझाने से पहले थोड़ा मैं इधर समझाता हूं तो आप समझ पाएंगे, वरना ये थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट, हाई फंडा टॉक होके रह जाएगी।
देखिए एक्स इसने बोला था पावर सेट ऑफ एक्स, तो एक्स कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3 एग्जाम्पल समझाने के लिए। और पावर सेट जब आप बनाएंगे तो आप जानते हैं कि इसके जितने भी सबसेट पॉसिबल होते हैं उनके सेट को पावर सेट बोला जाता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो ये 1 2 इसकी जो सेट्स बन रहे हैं 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3 खुद का भी और एक नल सेट भी आ गया, 8 बन गए। आपको मालूम थे क्लास 11th की नॉलेज के हिसाब से। अब देखिए ये ए स्टार एक्स लिखा आपने, तो ए क्या है? ए इज ए एलिमेंट ऑफ पी एक्स, यानी इसका कोई एक एलिमेंट है ए, उसका समझ रहे हैं ना, ए जो है वो इसका एलिमेंट है इनमें से कोई एक, और उसका आप बाइनरी ऑपरेशन एक्स से ले रहे हो, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स जो उन्होंने बोला है ये। अब ए का जब आप सबसेट एक्स से लोगे तो एक्स में तो 1 2 3 सब है और इसमें कोई भी हो सकते हैं, तो जब ए का सबसेट एक्स से लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ए ही तो आएगा, क्योंकि एक्स में तो तीनों है भाई। इसमें मैक्सिमम अगर ये लेते हो तो भी इनका सबसेट यही आ जाएगा, और कोई छोटा वाला लेते हो तो कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन तो यही मिलने वाला। तो जब भी आप इसमें और इसमें का कुछ कॉमन लेने जाएंगे आपको रिजल्ट ए ही मिलने वाला है। अब ए मिलने वाला है तो अब आप जानते हैं कि ए को आप कैसे लिख सकते हैं? एक्स इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, बात तो बराबर रहती है। और एक्स इंटरसेक्शन ए को एक्स बाइनरी ऑपरेशन ए भी लिख सकते हैं, इसे एक्स लिखो। अब ये क्या बन गया? ये हमारा देखिए जो हमारी डेफिनेशन थी कि इसका बाइनरी ऑपरेशन एक्स से कर रहे हैं तो ए आ रहा है, और एक्स का बाइनरी ऑपरेशन ए से कर रहे हैं तो फिर भी ए आ रहा है। तो ये एक्स क्या हो गया हमारा? ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि x इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट शो करना है। तो इन्वर्टेबिलिटी के लिए आपको याद होगा कि जब भी हम लोग बाय डेफिनेशन चीजें करते थे, मान लो एक का हम लोग b से करें, रिजल्ट आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट, और b स्टार a करें तो हम बोलते थे b इज द इनवर्स ऑफ a एंड a इज द इन्वर्टेबल एलिमेंट। ठीक है साहब, तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहां पर नाउ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, जैसा बताया गया पावर सेट में, यानी ए इसमें से बिलोंग करता है। इज इन्वर्टेबल, वो इन्वर्टेबल तभी होगा इफ देयर एग्जिस्ट बी इन द पावर सेट, इसके अंदर एक और एलिमेंट बी होना चाहिए, और वो किस नेचर का होना चाहिए? सच दैट कि उसका ए का बाइनरी ऑपरेशन बी से करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, जो कि इस केस में एक्स है। ठीक, और इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए, क्योंकि एक्स हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है जो मैंने लिख दिया है। अब ए स्टार बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, और ये एक्स है और इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन ए। अब इस कंडीशन से ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब हमारा ए एक्स बी बराबर हो। आप समझिएगा मेरी बात, क्योंकि अब आप देखो कि ए इंटरसेक्शन बी एक्स है, यानी इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एक्स है। इन दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एक्स के बराबर है। तो एक्स के बराबर है तो दोनों में इतना तो होना ही चाहिए, और इससे ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा वाला सेट तो है ही नहीं। फिर से रिपीट मार रहा हूं, अगर हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू एक्स के बराबर है, ठीक है, तो कम से कम इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन वाले एलिमेंट एक्स के बराबर चाहिए। यानी एक्स वाले एलिमेंट ए में भी है, एक्स वाले बी में भी है, दोनों में कम से कम इतने हैं, और एक्स से ज्यादा एलिमेंट का हिसाब बन ही नहीं सकता यहां पर। आप समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? ए बी एक्स तीनों के तीनों इक्वल है हमारे, यानी ए हमारा क्या है 1 2 3 ये वाला सेट, बी हमारा क्या है 1 2 3, और दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो x मिल जाएगा 1 2 3। और किसी केस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लें तो आप x के बराबर सेट निकाल पाएं। आप समझ पा रहे होंगे। कोई छोटा ले लोगे, मान लो बाय द वे तुमने a ले लिया 1 2 सपोज करिए, और b ले लिया 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? x के बराबर कहां आएगा? इन दोनों का कॉमन एलिमेंट 1 2 आके रह जाएगा। तो इस केस के लिए a x b तीनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? Thus x इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन पी एक्स। x हमारा केवल इन्वर्टेबल एलिमेंट है, क्योंकि यहां पर हम बोलते हैं a इन्वर्टेबल होगा और a x b तीनों बराबर हैं, तो केवल और केवल x इन्वर्टेबल होगा, बाकी किसी के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती।
तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह कर सकते हैं और ये एग्जाम्पल आपको ये समझाने में बड़ी मदद करता है। अदरवाइज बिना इस एग्जाम्पल के लिए ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाने की गुंजाइश रखता है। तो उम्मीद है बात पूरी पकड़ पाए होंगे। आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, और 10 में देखिए क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 से n तक टू इटसेल्फ। तो देखिए हम लोग समझने के लिए, देखिए ऐसे करने से बेहतर है कि डायग्राम समझें और बात को अंदर तक समझें। डोमेन, कोडोमेन और दोनों में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं साहब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो सेम है, क्योंकि सेम में ही हम कहानी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, ये सिचुएशन है। अब इसमें कितने हमारे फंक्शंस ऑन टू फंक्शन होने चाहिए, ऊपर से कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं ये हमको बताना है। तो ध्यान से देखिए कि सेम एलिमेंट है और हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो ये फंक्शन मजबूरी में 1 1 फंक्शन भी बन जाएगा, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए इसको मैनी 1 बनाया, मान लो 2 का 1 से मैप कर दिया, फंक्शन तो है, तो यहां पर एलिमेंट जो बचे हैं वो इससे कम हो गए, तो 1 का 1 से भी भिड़ाने जाएंगे तो कोई ना कोई एक खाली बच जाएगा, तो ये ऑन टू फंक्शन कैसे रह जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस फंक्शन को मजबूरी में 1 1 बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 1 और 2 की इमेज 1 है, फंक्शन तो अब भी है, अब यहां पर जो एलिमेंट बचे वो इससे एक कम हो गए, दोनों का सेट तो सेम है ना, कम हो गए। तो अगर इस दशा में 1 का 1 से भी मैपिंग करते चले जाएंगे तो भी क्या होगा, यहां पर एक बच जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है ना, यहां पर ये 2 खत्म हो गए, इनमें से 1 खत्म हुआ है। और आपको बचना नहीं चाहिए, कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। और अगर फिर से किसी का मैनी 1 बना दिया तो 2 3 4 बहुत बच सकते हैं। तो इसकी मजबूरी है इस फंक्शन की अपने से अपने बनाते वक्त कि इसको 1 1 ही होना पड़ेगा। वो अलग की बात है कि 1 का, जैसे 1 का 1 की जगह 1 का 3 से कर दो, 1 2 का 2 से कर दो और 3 का 1 से कर दो, सो ऑन, जितना भी हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो होगा 1 का 1 से ही। अब अगर 1 का 1 से होगा तो ये सवाल सरल हो जाता है। तो 1 के पास कितने ऑप्शन हैं 1 से n तक चूज करने के? n ऑप्शन है, परमुटेशन लगा रहे हैं, बस तोड़ के लगा रहा हूं n। अब 1 यहां से फंस चुका है, 1 1 होना है। 2 के पास कितने बचे? n-1, क्योंकि 1 पहले खत्म हो चुका है, अवेलेबल नहीं है, 1 1 बना रहे हैं। फिर अगले वाले के लिए 3 के पास n-2, और ऐसे करते करते हम जब लास्ट वाले पहुंचेंगे तो लास्ट वाले के पास 1 ऑप्शन बचेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n इज द, आपको याद होगा 1 2 3 4 कहां तक? n तक, और दिस इज द आंसर। तो ये आपका फैक्टोरियल n इसका आंसर आ जाता है। आप समझ पाए होंगे किस तरीके से इसको लाना है, वो अहमियत रखता है। ये फट से ये लिख देना अहमियत नहीं रखता, फिर नहीं समझ पाएंगे आप। तो ये अब मेरे ख्याल से ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मामला कि फैक्टोरियल n कैसे आ रहा है।